लेक्चर में हमें देखेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज चल रही है। तो आज फंडामेंटल राइट 12 से जो हमारा 35 तक दिया गया, तो उसमें हम 21 तक का आज क्वेश्चन देखेंगे, इसके बाद आगे के लेक्चर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। निर्मल सिंह कहलोन बनाम भारत राज्य, ये 2009 की केस है, जिसमें यह कहा गया कि अभियुक्त परीक्षण और युक्त विचारण अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात युक्त परीक्षण के विचारण में सम्मिलित हैं। इसके बाद से अगला है क्वेश्चन। उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को अनुच्छेद 21 में संविष्ट माना है। यह मत उच्चतम न्यायालय ने गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य के मामले में व्यक्त किया। मतलब निजता का अधिकार किस में है? 21 में है। अब पुट्टा स्वामी का केस किससे रिलेटेड है, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये कब आया था? मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त पद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या ठीक, न्याय संगत एवं उचित प्रक्रिया के रूप में की गई है। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब 21 में किस शब्द का प्रयोग किया गया? व्यक्ति शब्द का प्रयोग किया गया। कहाँ किया गया ये आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत में दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार विधि द्वारा स्थापित किया गया है या विधि द्वारा प्रदान किया गया है। फिर इसके बाद से हमारा क्या है अगला क्वेश्चन। खड़ग सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश के बाद में धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त प्राण शब्द का अर्थ केवल पशुवत जीवन नहीं, बल्कि यह उन सभी सीमाओं और सुरक्षाओं तक विस्तृत है जिसके द्वारा जीवन का उपयोग किया जाता है। महाराष्ट्र राज्य वर्सेज मधुलकर नारायण के बाद में धारित किया गया कि एक बुरे चरित्र वाली स्त्री को भी एकांतता का अधिकार है। मतलब चाहे कैसा भी कोई पर्सन हो, उसको निजता का राइट है, एकांतता का राइट है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है। सुभाष कुमार वर्सेस बिहार राज्य के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि प्रदूषण रहित जल और वायु के उपभोग का अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित है। नॉइस पोल्यूशन का है कि नहीं है, ये भी आप लोग जरूर कीजिए, कमेंट कीजिएगा। नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेज संघ लोक सेवा आयोग के बाद में अभी निर्धारित किया गया कि शारीरिक रूप से विकलांग अंधे व्यक्ति को भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित होने का अधिकार है तथा सरकार का यह दायित्व है कि उसके लिए ब्रेन लिपि या लेखन सुविधा प्रदान करे। अभी किसी लड़की को ये मिला है, वो कौन सी लड़की है उसका नाम कीजिए, बहुत लंबा केस चला है उस पर, और उसके बाद से वो जीती हैं उस केस को, और फिर से IAS बनी है। आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा वो कौन है। अधिकार के संबंध में संवैधानिक अपकृत्य के नए विस्तार का लाभ विदेशी नागरिकों को उपलब्ध नहीं है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है। भारत में नागरिकों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार अनुच्छेद 21 में प्रवाहित है। मतलब ये शिक्षा का अधिकार पहले कहाँ था, वो कहाँ से यहाँ पे आया, एक बार आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर संविधान के अनुच्छेद 21 के निर्वचन के माध्यम से स्वच्छ पर्यावरण के अधिकार का उन्नयन मौलिक अधिकारों के स्तर तक किया गया है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1968 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने जीविका के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अधीन शब्द जीवन में सम्मिलित किया गया है। मतलब कि जीविका का आधार जो है अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन, मतलब इसका मतलब है जीवन में सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जीवन शब्द की वहाँ पे जो परिभाषा दी गई है उसी में ये जीविका का जो आधार है उसको भी सम्मिलित किया गया है। जसवंत सिंह बनाम सहायक पासपोर्ट अधिकारी नई दिल्ली 1957 का बाद विशेष यात्रा के अधिकार से संबंधित है। किससे? विशेष यात्रा के अधिकार से। इस वाद में विदेश यात्रा के अधिकार को अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार माना गया है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के बाद में मृत्यु के अधिकार की संवैधानिकता से संबंधित है।
इसमें धारित किया गया कि जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। मतलब आपका जीवन आप सोच रहे हैं हमारा है तो गलत है कि हम जब चाहें ख़त्म कर लें, ऐसा नहीं है। ये हमारा और भी कहाँ कहा गया है, आईपीसी में भी इसका उसके दंड के बारे में प्रावधान दिया गया है। हुस्न आरा खातून बनाम बिहार राज्य 1979 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि शीघ्रतर परीक्षण और निःशुल्क विधिक सहायता के अधिकार अनुच्छेद 21 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। मतलब शीघ्रतर परीक्षण और निःशुल्क विधिक अधिकार, ये दोनों हमारे क्या हैं, 21 के अंतर्गत फंडामेंटल राइट में आते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिमा दास, ये 2000 की केस है जिसमें कहा गया कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक विदेशी व्यक्ति को प्रतिकर पाने का अधिकार प्राप्त है और उसे 2 कस्बों में उपचार पाने का अधिकार है। मतलब वो कहीं भी चाहे तो उपचार करा सकता है। संविधान के उपबंध और दूसरा 1948 के विश्व मानवाधिकार घोषणा के आधार पर अतः यह कथन गलत है कि मौलिक अधिकारों के संबंध में संवैधानिक अपकृत्य के नए विस्तार का लाभ विदेशी नागरिक को उपलब्ध नहीं। मतलब ये नहीं हम कह सकते हैं कि उपचार का जो अधिकार है और अपकृत्य के मामले में जो है वो किसका, विदेशी नागरिकों को भी है, ये नहीं कह सकते हैं कि उनको नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन एक केस से रिलेटेड है, तो PUCL का केस किससे संबंधित है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत भोजन का अधिकार एक मूल अधिकार है। किसमें कहा गया है, PUCL के केस में। एसोसिएशन फॉर चुनाव लड़ने वाले रिफॉर्म्स का डेमोक्रेटिक वाद अभ्यर्थियों के पूर्ववृत्त को जानना मतदाताओं का मूल अधिकार। ठीक, इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा से तात्पर्य है कि ऐसी प्रक्रिया जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो। मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो हमारा अधिकार है उसको क्या कहा गया है, नैसर्गिक सिद्धांतों, मतलब नैसर्गिक ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, विशाखा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने यौन उत्पीड़न के उपशमन के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए हैं। मतलब यौन उत्पीड़न का जो के उपशमन के लिए जो सबसे बड़ा वो आया था वो किसमें, विशाखा के केस में आया था। इसके बाद से हम लोग केस पे चलते हैं। विदेश यात्रा का अधिकार किस केस में बताया गया है, मेनका गांधी के बाद में। ये हमारा कई बार पूछा गया, हालांकि इसमें 2 ही बार लिखा है लेकिन बहुत बार पूछा गया है। बंदी मतलब प्रिजनर का अधिकार किस में बताया गया है, सुनील बत्रा के बाद में। मृत्युदंड का किसके बताया गया है, किस केस में, बचन सिंह बाद में। सरकार का दायित्व भीम सिंह के बाद में। इसके बाद से फिर केस पे ही आते हैं। मुरली देवगौड़ा का बात किससे संबंधित है, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के निषेध से संबंधित है कि मतलब आप सार्वजनिक प्लेस पर बीड़ी सिगरेट नहीं फूंक सकते। किसमें कहा गया था, मुरली देवगौड़ा के बाद में। SR चौधरी के केस में क्या कहा गया था, उस व्यक्ति के दोबारा मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने को निषिद्ध करता है जो मंत्री बनने के पश्चात दोनों में से किसी सदन का सदस्य 6 महीने के अंदर नहीं चुन लिया जाता है। मतलब SR चौधरी के केस में कहा गया कि चाहे लोकसभा या राज्यसभा में दोनों में से किसी भी सदन से अगर कोई मतलब मंत्री पहले से है तो इन दोनों में से 6 महीने के अंतर्गत किसी एक का मेंबर होना जरूरी है, ये कहा गया। PUCL का केस अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। फिर इसके बाद से हम आते हैं, सम्मिलित नहीं है। फिर इसके बाद से आते हैं अगला, किसी मामले को उसके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। ठीक, से तात्पर्य है ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो। मतलब नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार ही सारी चीज़ें चलेंगी। ये हमारा आर्टिकल किसमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, आप लोग नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है कि बाबू पासी बनाम झारखंड
राज्य 2009 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया है कि झारखंड किशोर न्याय बोर्ड द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी आयु का निर्धारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर न करके मतदाता सूची में प्रविष्टि के आधार पर यांत्रिक रूप से किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो आयु का निर्धारण है वो किससे किया जाएगा, उसके हाई स्कूल के प्रमाण पत्र से, ये नहीं कि मतदाता सूची में, क्योंकि मतदाता सूची में जब प्रधानी का इलेक्शन आता है तो उसमें बहुत सारे इधर उधर झोल झाल होते हैं, आप लोगों को पता ही है। इसके बाद से आते हैं अगला केस पे। मुश्ताक अहमद बनाम जम्मू कश्मीर राज्य 2000 में केस आया था जिसमें यह कहा गया था कि यदि विद्युत आपूर्ति उपक्रम की उपेक्षा के कारण वादी की करंट लगने से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजन प्रतिकर पाने के अधिकारी हैं। उसकी मृत्यु अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। ठीक है, अब आप लोग इस केस को ध्यान में रख करके लाइट का अपना सारा देखिएगा कैसे क्या हो रहा है। फिर अनुच्छेद 21 से एक बाद में शुरू करेंगे, अभी 21 में ही चल रहे हैं हम लोग। चमेली सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के बाद में यह निर्धारित किया गया कि आश्रय का अधिकार अब संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। मतलब हम आश्रय का अधिकार, कैसा आश्रय, पहली बात तो ये है किसी को रहने घर देने का आश्रय की बात यहाँ पे की गई है, या फिर किसी को अपने अंडर में लेकर के जिलाने खिलाने के आश्रय की बात की गई है। इसको इसमें नहीं बताया गया है, बस लिखा गया आश्रय। ये पूरा कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आश्रय वो किसको मानता है। फिर इसके बाद से मुरली एस देवगौड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि धूम्रपान न करने वाले को वायु प्रदूषण से पीड़ित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता है। मतलब आप लोग अगर सिगरेट बीड़ी नहीं पीते होंगे तो आप लोग क्लेम कर सकते हैं। और किस केस का हवाला दे सकते हैं, मुरली एस देवगौड़ा। आप लोगों को याद अगर करने का एक सटीक तरीका है, देवगौड़ा को हम उसको अलग अदरवाइज मत लीजिएगा, बेऔड़ा कर दीजिएगा, इसके बाद से याद हो जाएगा। फिर इसके बाद से आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मृत्यु का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है। मतलब मृत्यु का अधिकार कोई अधिकार नहीं है। आपको जीने का राइट है, मरने का राइट नहीं है कि जब आप अपनी मर्जी चाहें मर जाएं। किसी मामले उसको क्या माना गया है, क्राइम माना गया है, और आईपीसी में माना गया है, आईपीसी में भी माना गया है। किसी मामले को उसको प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा। से तात्पर्य ऐसी विधि जो नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार हो। हालांकि अगला क्वेश्चन ये भी था, फिर से रिपीट हो रहा है, वो 1994 में भी आया है ये। बबलू पासी बनाम झारखंड राज्य 2009 में केस आई थी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि झारखंड किशोर न्यायालय बोर्ड द्वारा अभियुक्त को सुनवाई का अवसर दिए बिना उसकी आयु का निर्धारण हाई स्कूल प्रमाण पत्र के आधार पर न करके मतदाता सूची में प्रविष्टि के आधार पर यांत्रिक रूप से किया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। मतलब कभी भी हमारे आयु की जो गणना होगी वो हमारे हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से होगी, टोटल मिलाकर के ये कहा गया है। नहीं तो ये हमारे नैसर्गिक न्याय का मतलब नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है। किसमें कहा गया था, बबलू पासी के केस में। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन है मोहिनी जैन बनाम कर्नाटका राज्य 1992 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 के अधीन जीवन तथा दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। मतलब शिक्षा का अधिकार किससे सम्मिलित है, जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में ही सम्मिलित है, जो कि आर्टिकल 21 में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन हमारा आता है दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित मूल अधिकार के बारे में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित निर्णयों का सही कालानुक्रम निम्नवत है। मतलब एक केस ला दी गई है। A.K. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1950 में आया। फिर कभी कभी ये सम पूछ देता है, देखिए कि किस टाइम पे आया था। ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ल, एक इसमें आया था 1976 में। मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कब आया था,
1978। मेनका गांधी का केस किससे संबंधित है? अभी आगे पढ़ें, आप लोग कमेंट कीजिएगा। पी रथिनम नागभूषण पटनायक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस कब आया था? 1994 में। पी रथिनम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1994। सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार सम्मिलित नहीं है। किसमें कहा गया है? पी रथिनम के केस में कहा गया है कि जीने के अधिकार में मरने का अधिकार सम्मिलित नहीं है। प्राग दोष मुक्ति का सिद्धांत दोहरे परिसंकट से संबंधित है। प्राग नहीं, वहाँ प्राण है। प्राण दोष मुक्ति का सिद्धांत भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) आत्म अभिशंसन के सिद्धांत से संबंधित है। सेल्फ इनक्रिमिनेशन, आत्माभिशंसन का सिद्धांत किससे संबंधित है? वो किस आर्टिकल में दिया गया है? 20(3) में दिया गया है। ये राजस्थान में पूछा गया, आई थिंक वहाँ का जो पीसीएस का एग्ज़ाम होता है। किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, यह मूल अधिकार है। ठीक, फिर इसके बाद से अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रत्याभूत मूल अधिकारों को आपातकाल की घोषणा होने पर भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस अधिकार को? 20 और 21 को किसमें नहीं किया जा सकता निलंबित? चाहे आपातकाल का भी वो लगा दिया गया हो। और हमारे 4 ऐसे राइट हैं जिसको कि गवर्नमेंट चाहे तो उसको हटा सकती है आपातकाल की सिचुएशन में। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं, किस आर्टिकल में वो राइट क्या क्या हैं, आप लोग कमेंट कीजिएगा। और उसके बारे में हमारे पहले जो सीरीज बना है, क्वेश्चन सीरीज, उसमें दिया गया है, पढ़ भी लीजिएगा। अनुच्छेद 21 दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में है, जिसमें कहा गया है, पहला क्वेश्चन आता है, संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रत्याभूत दैहिक स्वाधीनता के अधिकार में विदेश गमन का अधिकार तथा एकांतता का अधिकार दोनों सम्मिलित है। किसमें? दैहिक स्वतंत्रता में, कि हम कहीं आ जा भी सकते हैं और हम अकेले भी रह सकते हैं, ये दैहिक स्वतंत्रता में है। और पुट्टा स्वामी का केस किससे संबंधित है? आप लोग जो कमेंट कीजिएगा। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आने वाली अभिव्यक्ति विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का क्षेत्र विस्तार कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 20 आते हैं। दोहरे दंड से अभिप्रेत है कि एक ही व्यक्ति को उसी अपराध के लिए 2 बार विचारित करना और दंडित करना। मतलब दोहरा दंड, आप किसी एक गलती के लिए दोहरा दंड नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल 20 आपको राइट देता है। अच्छा, ये आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ कि अगर कोई पुलिस अधिकारी है तो जब वो उसको सस्पेंड कर दिया जाता है तो उसका जो पेमेंट होता है आधा कर दिया जाता है, तो क्या उस पर लागू होगा? या फिर अगर कुछ ऐसी सिचुएशन उसको दी जा रही है कि जैसे वो कहीं से ट्रैवल करके आ रहा है या फिर कुछ कहीं ऐसी केस में फंस गया, जैसे ड्रिंक के केस में कि पी करके कुछ खा पी करके ऐसा वो गाड़ी चला रहा था, नशीली सामान, तो क्या वहाँ से उसकी चालान कटी, चालान कटने के बाद से उसने कुछ पेमेंट किया, पेमेंट करने के बाद उसे फिर भी उसको सस्पेंड कर दिया गया और उसकी वो पेमेंट भी कट रही है, तो क्या उस सिचुएशन में आर्टिकल 20 लगेगा कि नहीं लगेगा? कमेंट जरूर कीजिएगा आप लोग। नेमो डेबिट विस अवक्षारी सिद्धांत दोहरे परिसंकट से संबंधित है। एक बार फिर से मैं एक उक्ति पढ़ देती हूँ। नेमो डेबिट विस वक्षारी सिद्धांत दोहरे परिसंकट से संबंधित है। और ये आर्टिकल किस में आता है? 20 में आता है। अनुच्छेद 20(2) के में इस सिद्धांत को वर्णित किया गया है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। किसमें? 20(2) में कहा गया है। सेल्वी एंड अन्य वर्सेस कर्नाटका राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया है कि पॉलीग्राफी परीक्षण तथा ब्रेन इलेक्ट्रिकल एक्टिवेशन प्रोफाइल परीक्षण के अनैच्छिक ग्रहण के माध्यम से प्राप्त परिणाम संविधान के अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन करते हैं।
ठीक है, 20 दिन का उल्लंघन करते हैं। ये जो जितने भी टेस्ट हैं, अगर हमारी इच्छा नहीं है उसके विपरीत अगर ये सब टेस्ट किए जाएं तो 20 दिन का उल्लंघन है। TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटका राज्य 2003 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि परीक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) के अंतर्गत एक मूल अधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 20(3) एक अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में अधिकार को प्रत्याभूत करता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) को निश्चित कर दिया गया है, मतलब उसको हटा दिया गया है। अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं बल्कि अनुच्छेद 300 के अंतर्गत संवैधानिक अधिकार है। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि प्रॉपर्टी का जो राइट है वो हमारा लीगल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। तो क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट नहीं है। संविधान ने आपको अधिकार अब दिया है कि आप कितनी संपत्ति रख सकते हैं, ठीक है, तो ये हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट रहेगा, ना कि लीगल राइट। भारत के संविधान ने एक अभियुक्त को अनुच्छेद 20 के अंतर्गत निम्नलिखित संरक्षण प्रदान किए हैं। मतलब 20 के अंतर्गत क्या क्या दिया गया है हमारे लिए राइट? कार्योत्तर विधि के विरुद्ध संरक्षण, दोहरे दंड से संरक्षण, 20 में ही दोहरे दंड से संरक्षण, आत्म अभिशंसन के संरक्षण, आत्म अभिशंसन से संरक्षण। फिर इसके बाद से आते हैं ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2000 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है। मतलब आप वहाँ पे ऋषिकेश के आजू बाजू जो ऋषिकेश की नगर पालिका है उसके इधर इर्द गिर्द में आप अंडा नहीं बेच सकते हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमारा राइट जो है 19(1)(g) उसका वायलेशन हो रहा है। एक इसमें कहा गया था ओम प्रकाश वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य 2004 में। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संगम बनाने के अधिकार में किसी संघ का सदस्य होने से मना करने का अधिकार भी सम्मिलित है। 21 केस में कहा गया था सूर्यपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1951 में। टाटा प्रेस लिमिटेड वर्सेस महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड 1995 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारित किया कि विज्ञापन एक वाणिज्यिक वाक्य है। मतलब विज्ञापन एक ऐसा वाक्य है, वाणिज्यिक वाक्य है। शोधन सिंह, ये इंपॉर्टेंट केस है। शोधन सिंह बनाम नई दिल्ली नगर पालिका कमेटी 1989 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया, मतलब यह कहा कि सड़क के फुटपाथ पर व्यापार करना अनुच्छेद 19(1)(g) के अधीन एक मूल अधिकार है। मतलब ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि जो फुटपाथ बने रहते हैं उस पे हम अपना बिजनेस कर सकते हैं। छोटे छोटे जो लोग होते हैं बेचारे वो लोग करते हैं, तो इसलिए वो कहा गया है। फिर इसके बाद से हम आते हैं अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(a) में दिए गए वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर निम्नलिखित आधारों पर निर्बंध आरोपित किए जा सकते हैं। मतलब कि निर्बंध लगाए जा सकते हैं किस पे? अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, लोक व्यवस्था, शिष्टाचार का सदाचार के हित में न्यायालय अवमानना, मानहानि या अपराध उद्दीपन में युक्त निर्बंध। मतलब इन सब चीज़ों में आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमें ये 19(1)(a) राइट देता है, ठीक है। अगर इन सबों को बचाने के लिए आपके बोलने की स्वतंत्रता पर भी रोक लगाया जा सकता है। फिर इसके बाद से अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत हिकलिन टेस्ट शालीनता एवं नैतिकता से संबंधित है। हिकलिन टेस्ट किस आर्टिकल में कहा गया? हिकलिन टेस्ट के बारे में 19(2) में। और किससे संबंधित है? शालीनता एवं नैतिकता से संबंधित है। लोकहित में अथवा सर्वसाधारण के हित में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, भ्रमण की स्वतंत्रता पर अनुच्छेद
19(5) के अंतर्गत साधारण जनता के हित में तथा किसी अनुसूचित जनजाति के हित के संरक्षण के निर्बंध लगाया जा सकता है। भ्रमण की स्वतंत्रता का एक केस आप लोग हमको नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, अभी आगे हमने बताया है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2000 में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान अनुच्छेद 19(1) का उल्लंघनकारी नहीं है। और एक इसमें कहा गया था, ये भी कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, ओके घोष बनाम EX जोसेफ 1973 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि हड़ताल करने का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अधीन मूल अधिकार नहीं है। मतलब हम लोग जो स्ट्राइक करते हैं वो फंडामेंटल राइट नहीं है। किसमें कहा गया था? ओके घोष के केस में, जो हम लोग घूमते फिरते हैं। फिर अभी इसको बाद में माना भी गया। सिनेमा फिल्मों को दिखाने का अधिकार, प्रेस का अधिकार एवं प्रदर्शन का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में सम्मिलित है। भारत संघ बनाम नवीन जिंदल 2004 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि प्रत्येक नागरिक आदर और गरिमा के साथ राष्ट्रीय ध्वज को फहरा सकता है। यह प्रत्येक नागरिक का अनुच्छेद 1(a) के अधीन मूल अधिकार है। मतलब उसके गरिमा के साथ फहरा सकता है। ठीक है, क्या चीज़? झंडे को। ये भारत नवीन जिंदल के केस में कहा गया था। किसका ये किसमें दिया गया है हमारा राइट? 19(1) में। फिर इसके बाद से आर्टिकल 19 में आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मूलभूत स्वतंत्रताएं केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। मतलब जो मूलभूत स्वतंत्रताएं हैं केवल किसको प्राप्त है? ना भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं। मूलभूत स्वतंत्रता कौन कौन सी स्वतंत्रता कौन कौन सी है, नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रेस की स्वतंत्रता को आश्वासित करता है। मतलब प्रेस की स्वतंत्रता कहाँ दी गई है हमारी? आर्टिकल 19 में। फिर टी.के. रंगराजन बनाम तमिलनाडु सरकार 2003 का निर्णय हड़ताल विरोध से संबंधित है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, शांतिपूर्ण और निरायुध सम्मेलन का अधिकार भारत के एक नागरिक को संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में प्रत्याभूति है। अनुच्छेद 19 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के प्रवर्गों की संख्या 6 है। मतलब 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। हड़ताल का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। इसे लिली थॉमस बनाम भारत संघ के द्वारा अवैध घोषित किया गया। इसके पहले किसमें इसको अवैध घोषित किया गया था? आगे हम लोग पढ़े हैं। फिर इसके बाद से इसमें कहा गया कि जो स्ट्राइक का राइट है वो हमारा मूल अधिकार है। लिली थॉमस के केस में ये कहा गया। फिर इसके बाद से रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य 1950 एवं ब्रिजभूषण बनाम दिल्ली राज्य 1950 के मामलों में निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्र में प्रेस की स्वतंत्रता भी आती है। फिर इसके बाद से अनुच्छेद 17 से 18 देखते हैं हम। तो 17 से तो बस एक ही क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित प्रावधान कहाँ दिया गया है? तो 17 में दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट अनुच्छेद 17 में कार्यान्वयन में अधिनियमित किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत तथा उसके किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया गया है। ठीक है, छुआछूत वाला जो है वही है 17। नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 और भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत में अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया है। फिर इसके बाद से आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18 में यह उल्लेख किया गया है कि कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी विदेशी राज्य से उपाधि नहीं ग्रहण कर सकता। फिर इसके बाद से विशेषरनाथ बनाम आयकर युक्त एक इससे संबंधित केस है। मूल अधिकारों के अभित्यजन के मतलब मूल अधिकारों को आप त्याग
सकते हैं कि नहीं सकते हैं। किसमें कहा गया? विशेष शरणार्थ बनाम आयकर आयुक्त के केस में कहा गया। उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों का चक्रानुक्रम सर्वप्रथम वाद में अधिनियमित किया गया था। अब इसका हम लोग को इसमें बताना है कि कौन केस कब आया था। टाइमिंग भी पूछ देता है। जैसे रिबेरुबारी का केस पूछा 2018 में कि ये कब आया था। M.R. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 में केस आई थी। अखिल भारतीय शोषित कर्मचारी संघ बनाम भारत संघ 1981 में केस आई थी। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 में केस है। इंदिरा साहनी का केस किससे रिलेटेड है आप लोग कमेंट कीजिएगा। AIIMS छात्र संघ बनाम AIIMS, ये कब हमारा केस आया था? इसका टाइमिंग एक्चुअली मुझे भी नहीं पता, यहाँ पे दिया भी नहीं गया है। ये सबसे लास्ट में आई थिंक जो भी जितने भी केस हैं उससे सबसे लास्ट में आया है। कर्नाटक राज्य बनाम के गोविंदा 2009 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि यदि एक पद की रिक्ति है वहाँ आरक्षण का नियम लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें आरक्षण 100% हो जाता था तो अनुच्छेद 16(1) का उल्लंघन करता था। मतलब अगर कोई पोस्ट है तो उसके लिए आप उसको किसी कैटेगरी में नहीं रह सकते हैं उस पोस्ट को, वो हमेशा जनरल में रहेगी। मतलब वो उसमें कोई भी फॉर्म भर सकता है, क्योंकि उसमें 100% आरक्षण की बात हो जाती है, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए वो देता नहीं है, 100% रिजर्वेशन की बात नहीं करता है। फिर देवदासन बनाम भारत संघ 1964 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अग्रणित नियम मतलब कैरी फॉरवर्ड रूल को शक्तिवाय घोषित किया। इसके बाद से केस लॉ है। बालाजी बनाम मैसूर राज्य किससे संबंधित केस है? पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित है। मेनका गांधी का केस किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। रेव स्टेनिस्लास बनाम मध्य प्रदेश का केस किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। फिर आगे का है क्वेश्चन कि अनुज गर्ग बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया 2008 की केस है, जिसमें निर्धारित किया गया कि उन स्थानों के किसी भाग में जहां मदिरा या नशीली दवाइयों का लोगों द्वारा उपयोग किया जाता है, किसी भी पुरुष को जो 25 वर्ष से कम उम्र का है एवं महिला जो नियोजन के अवसर के से निरुद्ध करना असंवैधानिक है। मतलब आप ऐसे 25 वर्ष से कम आयु के हैं तो जहाँ पे सब मदिरा पान चल रहा है वहाँ नहीं जा सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यही लोग जाते हैं। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 के बाद में सर्वप्रथम क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है। अब आप लोग बताइएगा कौन किस कैटेगरी के लोग ज़्यादा खुशहाल हैं और अपने को इन सब चीज़ों से बाहर रखना पसंद करेंगे। इसमें क्या प्रतिपादित किया गया था? इसमें यह प्रतिपादित किया गया था इंदिरा साहनी के केस में कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत जो किसी जाति के खुशहाल वर्ग को आरक्षण की परिधि से बाहर रखता है, प्रतिपादित किया गया था। यह बहुमत का निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति M.H. कानिया ने दिया था। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पिछड़ेपन के विनिश्चय में जाति सुसंगत है और इसे प्रमुख आधार बनाया जा सकता है। सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ के मामले में महिला महाविद्यालय में पदों पर नियुक्ति में महिलाओं के लिए आरक्षण विधि मान्य है। मतलब कि महिला जो कॉलेज है उसमें महिलाओं को अगर आरक्षण मिल रहा है तो आप नहीं कह सकते हैं कि हमको भी दीजिए, चाहे कोई नियुक्ति हो रही है तो भी। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है M. नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2007 की केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि संविधान का 77वां, 81वां, 82वां तथा 25वां संशोधन अधिनियमों द्वारा सरकारी नौकरियों में आरक्षण के संबंध में किए गए प्रावधानों से संविधान के आधारिक ढांचे अथवा विशेषता का उल्लंघन नहीं हुआ। फिर आते हैं आर्टिकल 16 पे। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय शिक्षण संस्थान प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्रवेश में 27% आरक्षण का उपबंध करने को
विधि मान्य घोषित किया। मतलब टोटल मिला के ये कहना चाहता है कि अशोक कुमार ठाकुर का जो केस है उसमें जो 27% आरक्षण ओबीसी को मिलता है वो लीगल है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का 93वां संशोधन केंद्रीय शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के आरक्षण से संबंधित है। मतलब जो कॉलेजों में हम लोग एडमिशन लेते हैं तो उसमें जो आरक्षण मिलता है वो किस संशोधन में आया था, हमारा 93वां संशोधन में 93। भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण कार्यपालिका आदेश द्वारा लागू किया जा सकता है। ठीक। वल्लभा पाल बनाम कोचीन विश्वविद्यालय 1946 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया है कि कोई भी आरक्षित वर्ग का व्यक्ति आरक्षित वर्ग के परिवार में दत्तक ग्रहण या विवाह या संपरिवर्तन या किसी अन्य स्वैच्छिक कार्य द्वारा प्रवेश पाने पर संविधान के अनुच्छेद 15(4) या अनुच्छेद 16(4) के अंतर्गत आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकता है। कितने लोग नहीं उठाते हैं कमेंट कीजिएगा। अनुच्छेद 15 में आते हैं। इससे क्वेश्चन क्या पूछता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रत्याभूति धर्म मूल वंश जाति लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के साथ सुरक्षा का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है संविधान में कमजोर वर्गों के लिए प्रावधान अनुच्छेद 15 में किया गया है। कमजोर वर्गों के लिए 15 में किया गया है। 15 क्या कहता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद की अवधारणा का प्रावधान सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर किया गया। फंडामेंटल राइट ये हमारा दिया गया है 15(1) में किसी भी सिटीजन को दिया गया है। फिर इसके बाद से हम आते हैं अगला क्वेश्चन पे जो केस लॉ है। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का केस किससे संबंधित है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण से। ज्ञान कौर का केस किससे संबंधित है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। एस नारायण का केस किससे संबंधित है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से। भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश का केस किससे संबंधित है, आच्छादन के सिद्धांत से। फिर एक नोट करके है जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 के बाद में उच्चतम न्यायालय में निर्णित किया गया कि ऐसी विधि जिसके अनुसार जिस व्यक्ति के 2 से अधिक संतानें होंगी वह पंच या सरपंच का पद धारण करने में नियमित होगा। मतलब कि वह पंच या सरपंच का पद धारण नहीं कर सकता है। लेकिन ये 2003 का केस आया था, लेकिन जो पंचायत चुनाव हुए हैं कितना इसको फॉलो किया गया आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है एक मान्य विधि है एक संविधान के अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण नहीं करती है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत प्रत्याभूति समता का अधिकार कार्यपालिका कृत्य प्रतिक्रियात्मक विधि एवं अधिष्ठायी विधि तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। मतलब ये अनुच्छेद जो 14 का हमारा राइट है समता का राइट ये तीनों के विरुद्ध प्राप्त है। चिरंजीत लाल बनाम भारत संघ 1959 के बाद में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि एक कंपनी को भी अनुच्छेद 14 में प्रत्याभूति विधि के समक्ष समता का अधिकार उपलब्ध है। ठीक है। मतलब समता का अधिकार एक विधिक व्यक्ति को भी एक जो कंपनी है उसको भी प्रदान किया गया है क्योंकि कंपनी को भी विधिक व्यक्ति माना जाता है। ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा आता है अनुच्छेद 15 से। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 के अंतर्गत प्रत्याभूति धर्म मूल वंश जाति लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद में सुरक्षा का अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन अनुच्छेद 14 समता का अधिकार। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। ठीक है। किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार प्रकृत व्यक्तियों तथा विधिक व्यक्तियों दोनों को प्राप्त है। विधिक व्यक्ति मतलब किसी कंपनी वगैरह संस्था वगैरह को। समानता के अधिकार की गारंटी अनुच्छेद 14 से 18 के द्वारा दी गई है। ठीक है। फिर लड़का 21 वर्ष लड़की 18 वर्ष के विवाह योग्य आयु के विभेद के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं होता है। मतलब कि
अगर लड़के की आयु 21 वर्ष है और लड़की की 18 वर्ष तो इसमें आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं होगा। अभी इसमें विवाह के प्रावधान को लेकर के अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट हुए हैं, क्या हुआ है आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि का शासन निहित है। विधि का शासन किस में निहित है? 14 में। विधि का शासन किस कंट्री से लिया गया है? कमेंट कीजिए। विधि का समान संरक्षण का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए हमने पूछा है विधि का शासन, आइए विधि का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया। विधि का शासन कहाँ से लिया गया? कमेंट कीजिए। भारतीय संविधान में विधि का शासन का प्रावधान मुख्यतः अनुच्छेद 14 में किया गया है। ईपी रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य 1974 सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्धारित किया कि समानता और स्वेच्छाचारिता एक दूसरे के कट्टर शत्रु हैं। फिर अगले पे आते हैं अधित्याग के सिद्धांत से कुछ केस ला दिए गए हैं। विशेषरनाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर 1959 में आया था। इसके बाद से मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर का वाद किस में कब आया था? 1956 में आया था। धीरेन चमोली वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश 1986 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियोजित दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों पर भी लागू होता है। मतलब एक व्यक्ति 10 व्यक्ति हैं, किसी एक ही काम को कर रहे हैं तो उनके लिए सेम पेमेंट दिया जाएगा। किस में कहा गया था? धीरेन चमोली के केस में। जो पगार पे जो चीज़ें होती हैं पर डे पे जो करते हैं, जैसे मनरेगा वाले हो गए। अधित्याग का सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण वाद। अधित्याग का सिद्धांत किससे संबंधित है? किस आर्टिकल से? कमेंट कीजिएगा आप लोग। विशेषरनाथ बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर AIR 1959 में आया था। मुथैया बनाम इनकम टैक्स कमिश्नर का वाद वो आया था कब? 1956 में। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीटेड है। धीरेन चमोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1986 में समान कार्य के लिए समान वेतन का सिद्धांत आकस्मिक रूप से नियोजित मतलब दिहाड़ी जो करने वाले मजदूर हैं उनके ऊपर भी लागू होता है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 14 से समता का अधिकार। तो समता का अधिकार भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त समता का अधिकार भारत में रहने वाले किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। रिपीट हो रहा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत समानता का अधिकार प्राकृतिक व्यक्तियों तथा विधिक व्यक्ति दोनों को प्राप्त है। इसके बाद से आते हैं अगला क्वेश्चन। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के वादे में सर्वोच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के अधीन विधि माना जाएगा। मतलब कि जो हमारा जो संशोधन हम करते हैं 368 के अंतर्गत उसको आर्टिकल 13 के अंतर्गत वो लॉ माना जाएगा, यही कहा गया है गोलकनाथ के केस में। फिर रोमेश थोपर बनाम मद्रास राज्य 1950 का वाद पृथक्करणता के सिद्धांत से संबंधित है। पृथक्करणता का सिद्धांत किससे संबंधित है? पृथक्करणता का सिद्धांत किस केस से है? रोमेश थापर का केस पृथक्करणता से संबंधित है। फिर उसके बाद से पृथक्करणता से जितना भी केस संबंधित है उस पर हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन सी केस है। तो एक गोपालन बनाम मद्रास राज्य ये 1950 में आया था। बम्बई राज्य बनाम बलसारा का केस 1951 में आया था। RMDC बनाम भारत संघ ये 1957 में आया था। कि होलोहान बनाम जाचिलू ये 1993 में आया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट केस है बेहद खुर्शीद का। बहराम खुर्शीद बनाम बॉम्बे राज्य 1955 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता है। मतलब जो फंडामेंटल राइट है आप नहीं कर सकते, नहीं हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। हम फिर इसके बाद से आते हैं अगला आच्छादन का सिद्धांत। उच्चतम न्यायालय द्वारा भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश राज्य में 1955 के बाद में प्रतिपादित किया गया था। कब प्रतिपादित किया गया था आच्छादन का सिद्धांत? भीखाजी के केस में, भीखाजी बनाम मध्य प्रदेश के केस में। अनुच्छेद 13(3)(a) के अंतर्गत विधि में कोई अध्यादेश, आदेश, उपविधि, विनिमय, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा प्रथा सम्मिलित है। मतलब आर्टिकल 13 कहता है 13(3)(a) क्या कहता है कि अध्यादेश जो है उसके अंतर्गत
वो सॉरी जो विधि है उसके अंतर्गत क्या क्या आ सकता है, अध्यादेश भी आ सकता है, कोई विनिमय भी आ सकता है, अधिसूचना भी आ सकती है, कोई रूढ़ि या प्रथा भी सम्मिलित है। ठीक है, आर्टिकल 13(3)(a) यही कहता है कि लॉ के अंतर्गत रूल के अंतर्गत ये भी आ सकते हैं जो अभी मैं बोली हूँ। तत्व और सार का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित है कमेंट कीजिएगा। तत्व और सार का सिद्धांत। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधीन ग्रहण का सिद्धांत केवल संविधान के पूर्व विधियों पर लागू होता है। मतलब ग्रहण का सिद्धांत है वो संविधान में जो पहली विधियां उसके ऊपर लागू होता है। फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1968 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि है। फिर से दोबारा पूछा है। फिर आते हैं हम आर्टिकल 13 पे, न्यायिक पुनर्विलोकन। न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मार्शल जो थे उनका नाम था जज का, और उन्होंने मारबरी बनाम मेडिसन के मामले में न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। मतलब न्यायिक पुनर्विलोकन का सिद्धांत किस केस से प्रतिपादित हुआ, मारबरी बनाम मेडिसन के केस से। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के असंगत या उसके अल्पीकरण करने वाले विधियों को अनुच्छेद 13 के अंतर्गत शून्य घोषित किया गया। मतलब कि अनुच्छेद 13 कहता है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर कोई ऐसी विधि बनाई जाती है जो उससे असंगत है, मतलब उसके खिलाफ थोड़ी है या फिर उसको कम कर रही है, तो वो शून्य होगी। मतलब जहाँ से जहाँ तक वो कम कर रही है वो शून्य मानी जाएगी। फिर इसके बाद से दुलारे लोध बनाम थर्ड एडिशनल जज कानपुर 1985 में निर्धारित किया गया कि आच्छादन का सिद्धांत संविधानोत्तर विधियों पर भी लागू होता है, भले ही वे नागरिकों से ही संबंधित क्यों न हो। मतलब आच्छादन का सिद्धांत ये नहीं है कि खाली संविधान पर ही लागू होगा। संविधान में जो रूल दिए गए हैं उसके इतर भी कोई चीज़ें हैं उस पर भी लागू होगा आच्छादन का सिद्धांत, वो भले ही नागरिकों से संबंधित हों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 विधायिक कार्यों के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आच्छादन का सिद्धांत अनुच्छेद 13 से संबंधित है। इसके अतिरिक्त पृथक्करणिता तथा अधित्याग का सिद्धांत भी अनुच्छेद 13 से संबंधित है। मतलब आच्छादन का सिद्धांत, पृथक्करणिता का सिद्धांत और अधित्याग का सिद्धांत ये तीनों किससे संबंधित है, आर्टिकल 13 से संबंधित है। फिर इसके बाद से अगला क्वेश्चन है, सुखदेव सिंह बनाम भगत राम 1975 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजनार्थ भारतीय जीवन बीमा निगम अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। ये राज्य की परिभाषा जो दी गई है, तो किस में राज्य माना गया, किसको राज्य नहीं माना गया, उससे केसेज हैं। फिर इसके बाद से टेकराज बनाम भारत संघ 1988 के मामले में अभी निर्धारित किया गया कि संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान राज्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय परिषद के बाद में 5 न्यायमूर्तियों की संविधान पीठ ने संप्रेषित किया है कि स्थगन का सिद्धांत विचारण पूर्ण होने तक निर्दोष माने जाने के अभियुक्त के अधिकार के साथ मीडिया के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के साथ संतुलन पर केंद्रित है। ठीक है, मतलब दोनों संतुलन बना करके रखना है, ऐसा नहीं कि अब कुछ भी उड़ाते चलें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायालय नहीं आता है। मतलब जो राज्य शब्द की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दी गई है उसमें कोर्ट नहीं आता है, लेकिन आगे कुछ केसेज हैं जिसमें माना है कि ये राज्य में आएगा। A.R. अतुल्य बनाम R.S. नायक के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित नहीं की जा सकती है। फिर नरेश बनाम महाराष्ट्र राज्य 1967 के बाद में निर्धारित किया गया कि उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। चंद्रमोहन खन्ना बनाम NCERT के 1992 के मामले में निर्धारित किया गया कि NCERT अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं। एक केस अक्सर पूछता है NCERT राज्य है कि नहीं है, तो ये 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है।
ब्रिटिश एयरवेज कॉरपोरेशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। फिर इसके बाद से मूल अधिकार का चल रहा है, तो वही मूल अधिकार में ही आते हैं। अब नीचे भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों के संबंध में उपबंध किया गया है, जो अनुच्छेद 12 से 35 तक प्रावधानित है। मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा के अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 और 4 में दिए गए हैं। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए निगम राज्य है यदि वह सरकार का अभिकरण या उपकरण है। फिर उसके बाद से संविधान के अनुच्छेद 12 में दी गई राज्य पद की परिभाषा केवल संविधान के भाग 3 एवं 4 के संदर्भ में सुसंगत है। मतलब कि संविधान का भाग 3 और भाग 4 जो है, तो जो 12 में परिभाषा राज्य की दी गई है उसी के लिए सुसंगत है। इसके बाद से राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र संघ संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायालय नहीं आता है, मतलब कोर्ट नहीं आता है। फिर इसके बाद से A.R. अंतुले बना R.S. नायक के बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित किया गया कि राज्य शब्द के अंतर्गत न्यायपालिका भी सम्मिलित की जा सकती है। देखिए अभी तुरंत बोला है कि राज्य नहीं, कोर्ट नहीं आता है, लेकिन A.R. अंतुले के केस में कहा कि ये आता है राज्य के अंतर्गत, कोर्ट राज्य के अंतर्गत आते। ये हमारी रही फंडामेंटल की आर्टिकल 21 तक का। अब कल से 21 से शुरू होगा।